नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों लुटियन टीले पर कोहराम मचा हुआ है और अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई है तो वो कांग्रेस है। सवाल उठता है क्यों डरी हुई है, एक और दूसरा उसमें केसी वेणुगोपाल वाला एंगल क्या है, फिर यह भी कि आखिर में किसने बीजेपी के रणनीतिकार और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धोखा दिया था और वो जो धोखा दिया गया उस धोखे का परिणाम क्या रहा और क्या वो जो परिणाम निकलकर सामने आ रहा है उसने इस कदर सोनिया गांधी को डरा दिया है कि वो पूरी तरह से खौफजदा है। और 20 जुलाई के बाद जो तस्वीर उभर कर आने वाली है उस तस्वीर से वो खासा घबराई हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, एक, और दूसरा कि इस डर की वजह क्या है, और तीसरा धोखा वाला क्या मसला है, इसमें केसी वेणुगोपाल का क्या एंगल है, ये पहले समझते हैं। दरअसल पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द चलती है और ये समझने के लिए चलना होगा अप्रैल 2026। ये वही महीना है जब 5 राज्यों में चुनाव का एक तरह से कहा जाए कि अभियान चल रहा था और विशेष सत्र बुलाया गया था महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर। उसमें परिसीमन वाला भी संशोधन शामिल था। इसको पास कराने के लिए बाकायदे मीटिंग बुलाई गई। अमित शाह की मीटिंग होती है किसके साथ, केसी वेणुगोपाल और किरण रिजिजू होते हैं। ठीक है साहब, केसी वेणुगोपाल का यह कहना होता है कि देखिए ये जो परिसीमन वाला आप लोग ला रहे हैं इसमें जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें मत बढ़ाइए, आप क्या करिए कि अक्रॉस द स्टेट 50% सीटें बढ़ा दीजिए, हम इसका समर्थन करेंगे। यही मांग जो है वो शरद पवार गुट की भी थी, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है यूबीटी उसकी भी यही मांग थी। ठीक साहब, और डीएमके का भी यही कहना था कि भाई देखिए क्या है कि हम आपका समर्थन करेंगे लेकिन आप एक काम करिए, आप जो है 50% के हिसाब से बढ़ा दीजिए। यह बात 16 अप्रैल की है। 17 अप्रैल को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक पर सदन में बोल रहे होते हैं तो उस समय ध्यान होगा सबको कि टोका टाकी शुरू हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, केसी वेणुगोपाल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप ये कहिए कि हम इसको पास करा रहे हैं और हमें 1 घंटे का समय दीजिए, हम पूरा बदल देंगे। अच्छा, उसमें था क्या कि जो बिल रखा गया था उस बिल में जनसंख्या के आधार वाला ही था, 50% वाला नहीं था। तो इन लोगों का कहना हुआ कि साहब आप तो बिट्रे कर रहे हैं, आपने जो वादा किया था उस वादे के लिहाज से नहीं चल रहे हैं। तो अमित शाह ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप कहिए कि ये बिल हम पास करा रहे हैं और आप जिस तरह से कह रहे हैं हमको लग रहा है कि अभी बिल पास हो जाएगा, तो हम जो है इसको तुरंत संशोधित करके ला रहे हैं और उसको पास कर दीजिए। साहब ये लोग नहीं माने। अच्छा, नहीं मानने का कारण एक ये भी रहा कि एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश अड़ गए कि नहीं पास ही नहीं होने देना है। इस अड़ने का एक कारण यह भी था कि टीएमसी को भी लग रहा था और एमके स्टालिन को भी लग रहा था कि चुनाव तो चल ही रहा है और तमिलनाडु हम जीत जाएंगे और ममता बनर्जी को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल हम जीत जाएंगे। क्या कर लेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, नहीं पास होने देंगे हम। अच्छा, इसके नहीं पास होने देने का एक कारण यह भी था कि एमके स्टालिन को लग रहा था कि साहब अगर ये पास हो जाएगा तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है उस पर जो है इसका असर ठीक नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि साहब विरोध करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी थी कि भाजपा का विरोध करते हुए दिखना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। लेकिन ये लोग भूल गए कि दरअसल जनता का जो मूड है वो अलग किस्म का है और ख्याल हो तो ठीक, नहीं हो तो ख्याल दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल पर कहा था कि पिछली बार जब हम महिला संशोधन विधेयक लेकर आए थे सब लोगों ने पास कराया तो उसका फायदा सबको हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस जो 54 पर अटकी थी वो 99 पे चली गई, समाजवादी पार्टी जो 5 पर अटकी हुई थी वो 37 पे चली गई। ठीक है साहब,
एक पार्टी 54 से 99 पे जाती है, एक 5 से 37 पे जाती है, यानी पूरे विपक्ष को फायदा हुआ। पूरा विपक्ष 235 सीटें लेकर आया। पीएम ने कहा कि अभी भी हमारा निवेदन है आप लोगों से कि आप इस बिल का समर्थन करिए। पिछली बार आपने समर्थन किया था तो देखिए लोकसभा चुनाव में कितना फायदा हुआ आपका, अभी भी समर्थन करिएगा तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा जो है जनता माफ नहीं करेगी। साहब तब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन लोगों को लगा कि हमने भले ही वादा खिलाफी की है, तो क्या हुआ, वादा खिलाफी तो हमने अमित शाह के साथ की है, नरेंद्र मोदी के साथ की, क्या फर्क पड़ता, कौन सी जनता देख रही है? जनता तो इनको खारिज कर रही है, हमको जिता रही है। तमिलनाडु में ममता बनर्जी को लगा कि हमको जो है पश्चिम बंगाल में जिता रही है। लेकिन साहब 4 मई को पीएम ने नारा दिया था ना, 4 मई ममता गई। साहब गई, इधर ममता गई, उधर जो है डीएमके गए। अब लीजिए, ये जो खेल हुआ साहब, जनता ने खेल किया, उसके बाद पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही बदल गया। जो टीएमसी है, टीएमसी भरभराकर टूटने लगी, क्योंकि टीएमसी को इस बात का डर सताने लगा, उनके तमाम नेताओं को, कि साहब जिस तरह से 2021 में हमने व्यवहार किया था भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, वैसा ही व्यवहार अब जनता करेगी हमारे साथ। अंडे वंडे पड़ने लगे साहब, ये डर से भागने लगे। और जो टीएमसी की भगदड़ शुरू हुई, उस भगदड़ ने दरअसल साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला उन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के सांसदों पर, जिनको लग रहा था कि जो उनका गठबंधन है, यानी जो विपक्षी गठबंधन है, वो मजबूत होने वाला है, वो अचानक धराशायी हो गया 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद। और उसमें भी जो टीएमसी का बिखराव हुआ, उस बिखराव ने एक बात तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जिस अल्पसंख्यक वोट के सहारे उनके नेता इतराए और इठलाए फिरते हैं, दरअसल उस अल्पसंख्यक वोट का वीटो बीजेपी ध्वस्त कर रही है। फिर तो साहब भगदड़ मची तो पहले वो टूटे, टीएमसी के टूटे, उसके बाद में उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को समझ में आ गया कि भैया इनके साथ रहने कोई मतलब नहीं है, वहां भी टूट फूट हुई। हालांकि बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस के इकोसिस्टम के दिग्गज लोगों ने बाकायदे ये प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम चलवाया और लिखा कि सबको कांग्रेस के अम्ब्रेला में आ जाना चाहिए। इसके पीछे की सिर्फ एक वजह थी, वो ये कि इन सब लोगों को पता था कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, राहुल गांधी को जिंदा रखना है राजनीतिक तौर पर, अन्यथा उसको मत लेके जाइएगा, उनको अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो यह जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो। और कांग्रेस मजबूत हो उसके लिए जरूरी यह है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है इनको डराओ कि बीजेपी तुमको खा जाएगी। तो साहब डराना शुरू कर दिया, संजय राउत को ठेका मिल गया, तो उद्धव ठाकरे के भाग गए सब एकनाथ शिंदे के पास। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा लोकसभा स्पीकर से कि ये कांग्रेस में मिलने जा रहे थे इसलिए हम भाग गए। यानी जो पूरा कुनबा डरा रहा था कि कांग्रेस में मिल जाओ नहीं तो भाजपा खा जाएगी, उनका दांव उल्टा पड़ गया और वो सब भाग के कहां चले गए, एनडीए में। अब क्या हुआ है कि ना टीएमसी को बचा पाए, ना उद्धव ठाकरे को बचा पाए, ना शरद पवार के खेमे को बचा पाए, और डीएमके को भी बचाने की पूरी कोशिश इनकी नाकामयाब हो गई है। मजेदार बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अमित शाह को चीट किया था। देखिए मैं चीट इसलिए कह रहा हूं, राजनीति में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति सामने से खड़ा है कि भाई आप कह रहे हो तो हम जा रहे हैं, हम 50% वाला कर दे रहे हैं और पास करा लेते हैं आज का आज। लेकिन तब आपने नहीं माना, क्योंकि आपको इस बात का गुमान था कि साहब हम तो जीतने जा रहे हैं। और अब आप जो करोगे वो किसकी शर्त पे करोगे, जो अमित शाह चाहते हैं, उस शर्त पे आपको मानना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर उनके पास ज्यादा है। और ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीएमके ना आना चाहे ना आए, उसके सांसद विधायक सब टूटने वाले हैं और ये डीएमके में कानाफूसी है। आप सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सब टूट के भागना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं वहां टिके रहना। आज स्थिति यह है कि हर पार्टी का सांसद और विधायक बीजेपी के साथ हो लेना चाहता है, क्योंकि उसे बीजेपी में ही अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। इस वजह से सोनिया गांधी डरी हुई है। इस वजह से उन्होंने बड़ा अभियान चलाया और चलवाया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। सब एनडीए का ही हिस्सा बनना चाह रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस और कमजोर हो रही है। 16 तारीख को तो सोनिया गांधी ने बैठक बुला ली, फिर 17 को बैठक क्यों बुलाई गई? अब कहा जाएगा देखिए 16 को तो कांग्रेस की अपनी बैठक थी। अरे तो 16 को ही बुला लेते, एक बार कांग्रेस बैठती और एक बार पूरा कुनबा बैठता जो इनके गठबंधन का है। लेकिन नहीं, यह दरअसल लिटमस टेस्ट हो रहा है जो सोनिया गांधी देख रही हैं, देखना चाहती हैं कि 20 जुलाई को तस्वीर कितनी बदलेगी। तो इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई है 17 तारीख को गठबंधन की। वो एक तरह से आप कहें कि शक्ति प्रदर्शन भी है, लेकिन डर बहुत है, क्योंकि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स रही है उस पॉलिटिक्स ने न सिर्फ कांग्रेस को खत्म किया है, बल्कि मैं सही मायने में कहूं तो जो लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है, असल में लोकतंत्र खतरे में कोई डाला है तो वो राहुल गांधी है। कैसे? वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी चाहते ही नहीं कि कोई पार्टी बचे उनके अलावा, जबकि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। आप सोचिए, अगर राहुल गांधी पार्टियों को बचाना चाहते और सोचते कि लोकतंत्र वाइब्रेंट हो तो नीतीश कुमार को बना देते कन्वेनर। वही इसीलिए तो नीतीश कुमार परेशान थे, संयोजक बना देते, नहीं बनाया। बाद के दिनों में ममता बनर्जी चाहती थी कि वो विपक्षी ब्लॉक को लीड करें, उनको कहते आप लीड करिए। सीटों का टोटा करना ना करते भाई, वहां कहते कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे, लेकिन हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, सारा जो है वो टीएमसी ही लड़े और हम लोग मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। यही काम कांग्रेस जो है तमिलनाडु में भी करती कि हम लोग मिलकर जो है भाजपा और टीवीके का मुकाबला करेंगे, लेकिन नहीं, हर जगह हम अलग लड़ेंगे। तो ये जो कहा जाता है ना कि लोकतंत्र बीजेपी कमजोर कर रही है, नहीं साहब, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष कमजोर कर रहे हैं। और ये बात सोनिया गांधी समझ रही हैं। उनको मालूम है कि 20 जुलाई को जो तस्वीर निकल कर सामने आएगी सदन की, उसमें बीजेपी 360-62 पहुंच रही है तो कांग्रेस खुद ब खुद टूट जाएगी, 2/3, ये मानकर चलिए। और टूटने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भाग के कांग्रेस में बीजेपी में चला आएगा, नहीं, बीजेपी लेगी भी नहीं। जिस पर मतदान होने जा रहा है ना, उस मतदान में टूटकर सब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इसलिए सोनिया गांधी घबराई हुई है, क्योंकि उन्होंने पूरी परिस्थिति देख ली है कि साहब अमित शाह किस तरीके से खेलते हैं। वो इंतजार करते हैं कि समय आने दीजिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।